नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 13 जून 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, रक्षा अभ्यास और उनमें शामिल देशों के युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं या हैं। यहाँ पर अलग अलग युद्धाभ्यास दिए गए हैं और देश का नाम दिया गया है जिसके साथ मिलकर प्रमुख रूप से आप देखें भारत ये युद्धाभ्यास करता है। पहले युद्धाभ्यास की बात करें एक्वेरियन, तो बिल्कुल सही है, भारत मालदीव के साथ में करता है। दूसरा खानक्वेस्ट, ये मंगोलिया में आयोजित किया गया था, इसमें भारतीय सेनाओं ने भी भाग लिया था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो उनका पीस कीपिंग फोर्स होता है उसके एक तरह से प्रशिक्षण के लिए एक यहाँ पर युद्धाभ्यास किया गया था, तो दूसरा भी सही है। लामिती की अगर हम बात करें तो ये भारत और सेशेल्स की एक तरह से जो सेना है उसके बीच में आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो श्रीलंका दिया गया है वो गलत है, भारत और सेशेल्स की सेनाओं के बीच में है, तो तीसरा गलत है। चौथा दस्तलिग, ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच में होता है, चौथा मिलन यहाँ पर आपका सही है, केवल तीसरा गलत है, तीन मिलान सही है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, केवल तीन युग्म सही है। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि भारत और मालदीव के द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ कर दिया गया है और ये उत्तराखंड में चौबथिया में प्रारंभ किया गया है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारत नेपाल संबंधों के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं यह हैं। पहला, भारत नेपाल मित्रता संधि पर 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे, पहला कथन सत्य है। दोनों देशों के बीच मोतिहारी अमेलखंड पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन मौजूद है, तो आप मोतिहारी यानी बिहार से अगर हम देखें तो नेपाल के अमेलखंज के बीच में एक पाइपलाइन है जिसके माध्यम से पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं वो एक तरह से नेपाल में पहुंचाए जाते हैं, दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, भारत नेपाल में पंचेश्वर पनबिजली परियोजना का निर्माण कर रहा है, ये महाकाली नदी पर बनाई जा रही है और बिल्कुल सत्य है, भारत इसका निर्माण कर रहा है। तीनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, सभी तीनों कथन सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न का आधार ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड, उनका जो भारत दौरा था वो काफ़ी सफल रहा और भारत और नेपाल के संबंधों में जो केपी शर्मा ओली के समय थोड़ी सी एक कह सकते हैं कमजोरी आई थी, उसमें पुनः एक मजबूती देखी जा रही है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, वन फ्यूचर गठबंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारत सरकार की तरफ से आप देखें कि जो डिजिटल एक तरह से भारत की स्थिति है उसका लाभ अन्य जो एक तरह से कम आय वाले देश हैं वो प्राप्त कर पाएँ, उसके लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू करी है और इसका नाम रखा गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के द्वारा ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इसके माध्यम से कोशिश ये है कि कम और मध्यम आय वाले जो देश हैं, भारत में जो भी एक तरह से गवर्नेंस में काम हो रहा है या भारत जो भी आर्थिक रूप में काम कर रहा है, तो सतत विकास की जो स्थितियाँ हैं भारत में जो भी हो रहा है उसका लाभ ये देश उठा पाएँ, उसके लिए डीपीआई का उपयोग किया जाएगा और इसीलिए भारत के द्वारा एक नई पहल भी शुरू की जा रही है जिसका नाम रखा गया वन फ्यूचर अलायंस। यहाँ पर कोशिश ये है कि जो भी देश भारत के समान एक तरह से विचार रखते हैं वो इसमें शामिल होंगे और लघु और एक तरह से जो मध्यम आय वाले देश हैं उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देकर एक कह सकते हैं डिजिटल रूप में जो भी अन्य देशों में सफल रूप में काम हो रहा है वो इन देशों तक पहुँच पाए और इसके लिए प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि भारत की ये जो पहल है वो सतत विकास की स्थितियों में काफ़ी मदद करेगी। अगर हम वन फ्यूचर गठबंधन की बात करते हैं तो ये डिजिटल सार्वजनिक जो अवसंरचना है डीपीआई उसके साथ में एक तरह से जुड़ा है, तो हमारा उत्तर है ए। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। पहला, स्वालबार्ड दुनिया की सबसे उत्तरी आबाद बसी हुई भूमि है, तो ध्यान रखें नॉर्वे के एक तरह से नियंत्रण में ये द्वीपों का समूह है जिसको स्वालबार्ड आर्किपेलागो कहते हैं, यह सबसे उत्तरी एक तरह से बसा हुआ क्षेत्र है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, जैसा हमने बात किया कि स्वालबार्ड नॉर्वे के नियंत्रण में न कि रूस, तो दूसरा कथन गलत है, ये रूस के नियंत्रण में नहीं है, नॉर्वे के एक तरह से भाग में शामिल होता है। तीसरा, 1997 में इसरो ने वहां एक नई रॉकेट लॉन्चिंग रेंज के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तीसरा कथन भी सत्य है। और प्रमुख रूप से प्रश्न का आधार यही है कि अगर हम नवंबर 30, 1997 की बात करें तो इसरो के द्वारा नॉर्वे के साथ में एक तरह से सहयोग करते हुए इसी स्वालबार्ड के क्षेत्र में अगर हम देखें तो रोहिणी RS-300 MK2 एक साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था और यहाँ पर आप देखें कि जो एक तरह से रॉकेट लॉन्चिंग रेंज है उसको मजबूत करने के लिए भारत का ये एक प्रयास था। तो यहाँ पर आप भारत और नॉर्वे के जो संबंध हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में जो सहयोग के रूप में उसे देख सकते हैं जो 1997 से काफ़ी मजबूत है। और अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो ये स्वालबार्ड आर्किपेलागो का भाग है जहाँ पर कई छोटे द्वीपों का समूह है और ये एक तरह से नॉर्वे के नियंत्रण में है। तो यहाँ पर तीनों कथनों में आप देखें केवल दूसरा गलत है, एक और तीन सत्य हैं, तो दो कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल दो कथन सत्य हैं।
दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2014 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने चुना है। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो अगर हम बरूथी, जिसको अगर हम देखें तो माइट के नाम से भी जाना जाता है, या इसको आप एक तरह से घुन कह सकते हैं, या कुटकी जो एक तरह से आप देखें जानवरों में लगता है, उसे अगर हम कहें तो माइट कह सकते हैं, या घुन कुटकी कह सकते हैं, इसको बरूथी भी कहा जाता है। या बिच्छू की बात करें, मकड़ी की बात करें, तो ये सब एक तरह से आर्कनिड ग्रुप के हैं। जबकि अगर हम केकड़े क्रैब की बात करें तो ये क्रस्टेशियन एक तरह से ग्रुप का है। तो यहाँ पर आप देखें अंतर है। तो ए आपका बी सी डी की तुलना में बिल्कुल अलग है, आपको सबसे अलग बताना है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है ए केकड़ा। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। आज के तथ्य में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जिसको पीवीटीजी भी कहा जाता है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से एक आग्रह किया गया है कि जो भी पीवीटीजी जनजाति समूह है वो शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान दें, क्योंकि वो उनके विकास के लिए प्रमुख रूप से आधार है। तो अगर हम पीवीटीजी की बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से आपके जो जनजाति समूह हैं अन्य जनजाति समूह से थोड़े अलग हैं। तो जब भी किसी भी जनजाति समूह को हम कहते हैं कि ये पीवीटीजी कैटेगरी में आता है, इसका मतलब ये है कि इसमें अलग अलग 4 कह सकते हैं कि कुछ शर्तें होती हैं, उसके आधार पर उनको इस कैटेगरी में डाला जाता है। पहला, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कृषि के पूर्व आप कह सकते हैं कि जो तकनीक है उस तकनीक का अभी भी वो उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भी अलग अलग पत्थर है उनको नुकीले करके उपयोग करना। अगर हम मानव विकास की बात करें तो कृषि हमने जब प्रारंभ करी उससे पहले की एक तरह जो स्थितियां हैं वो अभी भी कुछ जनजाति समूह भारत में अपनाकर चलते हैं। अगर ऐसा है तो उनको पीवीटीजी कैटेगरी में डाला जा सकता है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न होता है, आर्थिक रूप में बहुत पिछड़ापन है, साथ साथ अगर हम देखें इनकी जनसंख्या या तो लगातार कम हो रही है या जनसंख्या स्थिर है। तो ये अगर एक तरह से लक्षण किसी जनजाति समूह में मिलते हैं तो उसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी कैटेगरी में डाला जा सकता है। भारत में अगर हम पीवीटीजी की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो भारत में कुल मिलाकर 75 अलग अलग जनजातियां जिनको पीवीटीजी का एक तरह से दर्जा दिया गया है। और ये कुल मिलाकर आप देखें तो भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें 17 राज्य हैं और एक अंडमान निकोबार आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखें 75 में 13 जो पीवीटीजी हैं वो उड़ीसा में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 12 हैं। तो अलग अलग राज्यों में जो भी पीवीटीजी जनजाति समूह हैं उनको यहाँ पर दिया गया है। आप एक बार इसकी रीडिंग लगा लेंगे, क्योंकि ये जनजातियाँ किन राज्यों से संबंधित रहती हैं इनके संदर्भ में भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि भारत सरकार के द्वारा पीवीटीजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय की तरफ से डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी नाम से एक विशेष परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें पीवीटीजी जनसंख्या के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। इसमें 75 पीवीटीजी जनजातियां प्रमुख रूप से विकास के लिए लक्षित की गई हैं और भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इनको एक तरह से लक्षित किया गया है। इस परियोजना में सरकार का एक तरह से प्रयास ये रहता है कि राज्यों को एक तरह से वित्तीय सहायता दी जाए, उसके आधार पर शिक्षा, आवास, भूमि वितरण, साथ साथ भूमि का विकास, कृषि का विकास करना इन जनजातियों में, साथ साथ पशुपालन को मजबूत करना, और जो भी एक तरह से क्षेत्र जहाँ पर ये पीवीटीजी रहते हैं उन्हें एक तरह से लिंक रोड से जोड़ना। कोशिश ये करना कि जो भी एक तरह से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे अगर हम प्रमुख रूप से बात करें सौर ऊर्जा, उनकी स्थापना करना, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति को एक तरह से वहाँ पर मजबूत करने का प्रयास करना, और कोशिश ये करना कि ऐसा आर्थिक सामाजिक वातावरण बन पाए जिससे कि उनकी सांस्कृतिक स्थितियाँ संरक्षित रहें और वो एक तरह से एक सामान्य नागरिक के रूप में भारत में अपना विकास भी सुनिश्चित कर पाएँ। तो ये प्रमुख रूप से डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी योजना के माध्यम से सरकार कर रही है। इसी के साथ साथ देखें इस साल के बजट में सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया है और इसमें सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है और कोशिश की जाएगी कि आने वाले 3 वित्तीय वर्षों में एक डेवलपमेंट एक्शन प्लान के माध्यम से इन जनजातियों का विकास किया जाए और इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रमुख रूप से प्रयास करेगी, जिसमें प्रमुख रूप से सुरक्षित आवास, साथ साथ पेयजल की सुरक्षा देना, सफाई के लिए व्यवस्था उनकी उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की स्थितियां, सड़क और दूरसंचार की स्थिति, साथ साथ ऐसे आजीविका के साधन देना जो सतत हो। इन सभी कार्यों के लिए इस बजट में योजना जो घोषित की गई थी वो सरकार ने लागू की है। इसके माध्यम से भी पीवीटीजी का विकास तेजी से संभव हो पाएगा। आज के दैनिक क्विज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।